बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस यानी कि भौतिक विज्ञान के प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि आपके प्रधानमंत्री यशस्वी योजना जो कि 29 सितंबर को होने जा रही है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, जो कई बच्चे नए देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी बच्चों सॉल्व पेपर पीएम यशस्वी का और साथ ही साथ श्रेष्ठा का भी डाला हुआ है बच्चों। और ये दोनों ही परीक्षाएं कई बार मैंने बता चुका हूँ कि एनटीए ही लेता है और दोनों के पैटर्न, दोनों के सिलेबस सेम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर सॉल्व पेपर साथ ही साथ काफ़ी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि मेरे काफ़ी बताए हुए प्रश्न बच्चों श्रेष्ठा में आए हुए थे। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिएगा जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ जरूर एग्जाम में आएंगे। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं ठोस हो। ठीक है, ये एकदम गलत है। फिर केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो, ये भी गलत है। केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में एक गैसीय हो, ये भी गलत है। इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस हैं, द्रव्य हैं या गैसीय हैं। ठीक है, ये इसका मतलब तीनों ही चीज़ों पे ये कार्य करेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। चीज़ों को समझ के करेंगे तो बच्चों आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें समझ वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिर है किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो ये इजी क्वेश्चन है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो प्रश्न नंबर 2 है, और जगह भी प्रश्न नंबर 2 आ सकता है, तो आप चाकू लिखकर या नाइफ लिखकर इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है और कई बार कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है बच्चों में। तो सवाल है, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसको बच्चों एकदम समझ लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे जैसे करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्थैतिक पहले है, फिर सर्पी है, उसके बाद लोटनिक है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। ठीक है, इसके बाद है घर्षण के संबंध में सवाल आया भी था पिछली बार जो प्रधानमंत्री यशस्वी में टायर पे आया था, तो सवाल कुछ ना कुछ आएंगे बच्चों बदल करके। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शंस, हमें सभी ऑप्शंस पढ़ने होंगे। क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है, पहले यहाँ देख लीजिएगा सही है या सही नहीं है या क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा बच्चों। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये एकदम सही है। फ्रिक्शन से भाई हीट तो निकलेगा ही निकलेगा। नंबर 2 है, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में वृद्धि हो, एकदम सही है, फिसले ना। ठीक है, ये भी सही है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं यानी कि ड्रैग कहते हैं, ये एकदम सही है। इसके बाद है सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ये भी सही है। बच्चों ये देखिए, भले ये आपको अलग लगे, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ करके ध्यान करके याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसलिए इसका सही है। अब हम लोग ध्वनि पे आधारित कुछ प्रश्न को देख लें, क्योंकि मैं मिक्स बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज भी मैंने काफ़ी बताए हुए हैं, आपको बस प्लेलिस्ट से जाकर देखना होगा बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है ध्वनि का। कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, तो लकड़ी है, जल है, वायु है, निर्वात है। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के आते भी हैं। तो बच्चों आपको पता है ध्वनि सॉलिड में करेगा, लिक्विड में करेगा और हवा में करेगा, बस निर्वात यानी कि वैक्यूम में नहीं करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। मतलब ठोस, ये वायु और आपका जल की अवस्था में ये ध्वनि ट्रेवल करेगी। ठीक है, इसके बाद ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो बच्चों क्या इसके आयाम पर, इसकी आवृत्ति पर, इसके आवर्तकाल पर या इसकी चाल पर? तो इसका है इसके आयाम पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, सही हैं तो हमें सभी ऑप्शन बच्चों इसके पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला वाला ऑप्शन, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, एकदम सही। अभी हमने जस्ट देखा कि निर्वात में ध्वनि चल नहीं सकती है। ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये देखिए इसको माध्यम की आवश्यकता है लेकिन प्रकाश को नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन गलत है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, तो भाई सही बात है। प्रकाश की चाल कितनी होती है ज़रा सा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा।
क्योंकि बच्चों ध्वनि की जो चाल है अलग अलग चीज़ों में बदलते रहती है, इसलिए इसका पूछ नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। ठीक है, फिर है कोई वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है, इसका आवर्तकाल क्या होगा। बच्चों आवर्तकाल निकालने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है 1/f, यानी कि 1/आवृत्ति फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो 1/ क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, 50 को हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, एक को भाग देगा, पॉइंट दिए 0 आया, फिर 0 दिए तो 0 आया, फिर 52 ज़ा 100 कट गया, कितना आंसर आया 0.02, इसलिए 0.02 सेकेंड इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी इस सवाल में नहीं होगी आपको। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि की प्रबलता घटने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों, ठीक है, क्या करना होगा, कि आवृत्ति घटानी होगी, कि आवृत्ति बढ़ानी होगी, का आयाम घटाना होगा, कि आयाम बढ़ाना होगा। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, का आयाम घटाना होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्नों को देखें। बच्चों ये लाइट के टॉपिक से प्रश्न है आपके सामने। नेत्र का वह भाग इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, उसे कहते हैं, ठीक है, परितारिका यानी कि आइरिस, कॉर्निया, लेंस या रेटिना। तो बच्चों इसका आंसर है परितारिका यानी कि आइरिस। आइरिस ही हमें जो नेत्र में लाइट प्रवेश करती है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, क्योंकि तेज़ रोशनी में हमारी आंखें सिकुड़ जाती हैं, तो वो भी सिकुड़ जाता है, उसका छिद्र भी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश, इसके ऑप्शंस आइए देखें, उससे उत्सर्जित होकर आँखों तक पहुँचता है, उससे हमारी आँखों की ओर परावर्तित होता है, उससे पूर्णतः आर पार गमन कर सकता है, उसके द्वारा पूर्णतया अवशोषित हो जाता है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है, उससे हमारी आँखों की ओर परावर्तित होता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका क्या, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण की उत्तल लेंस। तो ये आंसर है बच्चों उत्तल दर्पण। गाड़ियों में यही लगा रहता है ताकि पूरा रेंज, पूरा दूर तक का रेंज मिले। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव नेत्र का भाग नहीं है, रेटिना, कॉर्निया, पुतली और ओडिनम। तो ये बच्चों डियोडेनम है, ये रेटिना है, कॉर्निया है, पुतली है, डियोडेनम तो हमारे पेट का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर सही है, क्योंकि नहीं पूछ रहा था। ठीक है, इसके बाद है 5वां, मानव नेत्र की तंत्रिका कोशिकाओं, शलाकाओं तथा शंकुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ठीक है, शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, ये गलत है। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, ये सही है। शलाकाएँ तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, गलत है। शलाकाएँ रंगों की पहचान करती हैं, गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 6, मानव नेत्र के लिए अच्छी चित्र यहाँ नहीं है, दूसरी जगह है, तो इसको रहने देता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन 7 हम देख लें। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि विचार कीजिए इसमें क्या कौन किसी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है। वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, हाँ इससे हम देख पाएंगे। वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, इससे भी देख पाएंगे। प्रकाश का विक्षेपण, इसमें नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो 7 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 विद्युत धारा का है। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है केवल तापीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक, तापीय तथा चुंबकीय प्रभाव। हाँ तीनों करती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। लोहे को रोगन डैश क्रिया हेतु किया जाता है। ठीक है, तो क्या इसे चमकदार बनाने, इसे अधिक समय तक रखने, इसे अपर्दन से बचाने, इसे विद्युत करंट से बचाने, तो अपर्दन से बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। अब कथन कारण वाला है, इसका देखें सवाल क्या है। खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। ये तो भाई सही है। कारण देखिए, टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, ये भी सही है। इसका जो कथन है उसका सही कारण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों सही है।
जो कि कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब है इसमें भी देखिए क्वेश्चन 4। इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपने देखा है पीएमएसएसबी का लास्ट ईयर का पेपर। ठीक है, कथन ए, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संरक्षित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, बस आपको पीएमएसएसबी प्लेलिस्ट में जाकर देखना है। 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों। ठीक है, 3 जीके की अलग है, 11 की अलग है और पीएमएसएसबी 2023 अलग है, पीएमएसएसबी अलग है। तो सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, कई टॉपिक मैंने बुक से पढ़ाए भी हैं उसमें बच्चों। कारण ये तो सही ऑप्शन, संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस द्वारा, आप लोग जानते हैं। तो ये कारण तो देखिए सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण ये नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों 4 का, ये वाला होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।